हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद के में आपका स्वागत है। आज हम जो सिविल सर्विसेज में जो टॉपिक लिए जाते हैं, हमें किस तरीके से तैयारी करनी होती है, उस पर आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, 8 मार्च को हर साल महिला दिवस मनाया जाता है। तो यूएनओ महिला दिवस मनाने लगा है। अब यूएनओ महिला दिवस मनाने लगा है तो इस बार का जो थीम है, विषय है, यूएनओ हर साल एक थीम देता है। वह थीम है, वह विषय है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एट इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। आई रिपीट, वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एट इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। यानी कि ये कोविड-19 जो हुआ, इस कोविड के समय में जो महिलाएं हैं, कैसे इक्वल फ्यूचर मतलब समान भविष्य के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, और वीमेन लीडरशिप। चलिए हम कोविड को उठा देते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि इस दौर में महिलाओं को काफ़ी संकट का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सभी घर पर ही हैं और घर के केंद्र में महिला होती हैं। तो सीधी सी बात यह है, उस पर ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ तक कि स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, आंकड़े आए हैं कि इस कोविड के दौरान घरेलू संघर्ष ज़्यादा बढ़े हैं, वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। मतलब कि जो खासकर थानों में रिपोर्ट आई हैं, वो पति पत्नियों से रिपोर्ट की संख्या ज़्यादा बढ़ी है, और साथ ही साथ तलाक की भी जो अर्जियां आई हैं वो भी बहुत ज़्यादा आई हैं। यानी कि इसलिए कोविड-19 की बात यहाँ कही गई है यूएन द्वारा। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है लीडरशिप। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है लीडरशिप। इसका मतलब है कि हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 स्पेशली मेंस के लिए लीडरशिप, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मेंस के लिहाज से देखा जाए तो हम एक कल्पना कर सकते हैं, और ये कल्पना एकदम पूरी कल्पना नहीं है। इसके पीछे एक बेस है, एक ज़मीन है। ये बेस और ज़मीन ये है कि यूएनओ का ये थीम है या विषय है। फिर जब हम लीडरशिप के बारे में बात करते हैं तो किस तरीके से लीडरशिप, तो देखिए कि जब हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, संसद में बाकायदे विधानसभा में 30% रिजर्वेशन की बात की जाती है, लेकिन वो अभी तक नहीं दिया जा सका है। इस पर एक प्रश्न तैयार हो सकता है, लेकिन पंचायतों में दे दिया गया है। अब आप देख रहे होंगे कि यूपी में पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, तो बाकायदे महिलाओं के लिए कुछ पंचायतों में महिलाओं की सीट आरक्षित रखी जाएंगी। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रखी जाएंगी, और ये आप देखते भी होंगे जमीनी स्तर पर। और जो पंचायतों में दिया गया है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट। गांव महिला लीडर्स में मर्ज हो रही हैं, गांव की महिला लीडरशिप में मर्ज हो रही हैं, और साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं महिलाओं के, वहाँ से भी लीडरशिप मर्ज हो रही हैं। तो ये अलग हो गया। यानी कि जो लोकल बॉडीज हैं हमारी, वहाँ महिलाओं के लिए लीडरशिप है, लेकिन जो हमारी वैधानिक बॉडी है, संसद है और राज्य की विधानसभाओं में नहीं है। और वहाँ महिलाओं के लिए लीडरशिप है, मतलब कि जो पंचायत है वहाँ महिलाओं के लिए लीडरशिप है, लेकिन जो हमारी वैधानिक बॉडी है, संसद और राज्य की विधानसभाओं में
नहीं है। इसी के साथ ही साथ एक और लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सरकारी नियम है कि एक महिला निदेशक होगी ही होगी, लेकिन अभी भी इसका सही पालन नहीं किया जा रहा है। ये हो गया दोस्तों पॉइंट नंबर 1। बात अगर पंचायत की करें तो आप देखते होंगे पंचायतों में भी महिलाओं के लिए सीट जो है आरक्षित रखी जाती हैं, लेकिन जब महिलाएं प्रधान पद के लिए चुनकर आती हैं फिर भी उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया जाता। हमारे समाज में देखा जाता है कि अगर कोई महिला प्रधान बन भी जाती है पंचायतों में, तो उनके जो कामकाज उनके पति देखते हैं और उनको दबा के रखा जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है परीक्षा के लिहाज से, ठीक है। तो जैसा कि आपने हाल ही में एक चर्चा में वेब सीरीज रही थी पंचायत, उस वेब सीरीज का नाम है, उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें एक महिला प्रधान होती है और उसके जो कामकाज कर रहे हैं उसके पति कर रहे हैं, और उस महिला को तो सिर्फ और सिर्फ कोई भी काम होता है उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं और बस वहीं तक उसको सीमित रखना चाहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, आप अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और शब्द आता है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि उद्यमिता। भारत के उद्यमों में भी महिला उद्यमियों का बहुत कम नेतृत्व है, लेकिन कुछ बहुत तेजी के साथ उभर कर आ रही हैं। तो भविष्य की अच्छी संभावना है। तो हम लीडरशिप को देखेंगे तो इन अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर देखेंगे। अब जो अखबार में जो आर्टिकल्स आएंगे, जो भी इससे जुड़ी हुई घटनाएं आएंगी, उन पर हम ध्यान देंगे। लेकिन अगर हम पूरे टॉपिक को लेकर चलें, अभी हमने एक सेक्शन की बात की थी जो यूएनओ ने प्रोवाइड कर दिया है, वो है लीडरशिप। लेकिन आइए इस टॉपिक को पूरी तरीके से लेकर चलते हैं। तो आप ये तैयारी करेंगे कैसे? मैं तैयारी करने की एक तरीके की बात कर रहा हूँ, इसे आप दूसरे टॉपिक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप जब महिलाओं की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कह सका कि हमने इस टॉपिक पर पूरी तैयारी कर ली है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस टॉपिक पर पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि महिलाओं को उन सारे वर्गों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग वर्ग की महिलाएं हैं और अलग अलग समस्याएं हैं। और महिलाओं की समस्याएं जब ही से शुरू हो जाती है जब वो गर्भ में आती है, जिसे हम कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या, वहां से ही शुरू हो जाती हैं। तो आप उम्र के हिसाब से इनका एक वर्ग बना सकते हैं कि गर्भावस्था में, फिर शिशु अवस्था में, वहां से उनके पोषण की समस्या पैदा हो जाती है। फिर जैसे ही वो बड़ी होती है तो पोषण की समस्या तो रहती ही रहती है और शिक्षा की समस्या शुरू हो जाती है। कितना पढ़ाया जाएगा, कितना नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जब और बड़ी हो जाती है तो परिवार में वह उसके साथ भेदभाव किया जाता है, भाई के साथ में, पुरुष वर्ग के साथ में। उसका सोशलाइजेशन इस तरीके से किया जाता है कि वह अपने को कमजोर महसूस करने लगे। तो ये हमारी सामाजिक संरचना की एक देन हो गई। इसके बाद वह विवाह की स्थिति में आती है, तो युवा होती है, तब विवाह की समस्या पैदा हो जाती है कि उसमें जात प्रथा फिर खड़ी हो जाती है, उसमें दहेज प्रथा भी सामने आती है। तो दुनिया भर की बातें सामने आती हैं। ससुराल चली जाती है तो वहाँ प्रताड़ना शुरू हो जाती है। तो ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद फिर आजकल सिंगल पेरेंट्स के रूप में, सिंगल मदर के रूप में चर्चा की शुरुआत हो गई है। ऐसे ही अगर किसी महिला का डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो वे अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, तो ये भी एक अलग वर्ग बन जाता है। तो इस तरीके से आयु के आधार पर हम वर्ग बना सकते हैं।
इसके बाद अगर किसी के पास पुत्र नहीं पैदा हो रहा है या किसी महिला का पति अगर मर जाता है तो भी उसे काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। खासकर ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा देखा जाता है और जो लोग अशिक्षित हैं वो ऐसी घटनाक्रमों को गति देते हैं। स्थान के आधार पर एक ग्रामीण महिला और एक शहरी महिला के आधार पर आप वर्ग बनाते हैं। कार्य के आधार पर आप वर्ग बनाते हैं कि एक कामकाजी महिला है कि काम कर रही है या नौकरी कर रही है, कोई व्यवसाय बिजनेस चला रही है, और दूसरी तरफ एक हाउसवाइफ हम कहते हैं, लेकिन ये सब दोस्तों पुराना हो चुका है। अब हमें हाउसवाइफ को रिमूव करके एक अच्छा सा वर्ड निकाल लेना चाहिए जो मेरा मानना है डोमेस्टिक इंजीनियर एक सही शब्द माना जा सकता है। तो हमारे जो डोमेस्टिक इंजीनियर हैं उनको लेकर के, उसके कार्य को लेकर के कोई मूल्यांकन नहीं होता है। हमारी जीडीपी में जो हाउसवाइफ हैं, डोमेस्टिक इंजीनियर हैं, उनका जीडीपी में कोई भी मूल्यांकन नहीं होता है। अगर कोई कामकाजी महिला है, कोई बिजनेस कर रही है या फिर कोई नौकरी कर रही है, उसका जीडीपी में मूल्यांकन हो जाता है। फिर आप ग्रामीण महिलाओं का कैसे शोषण हो रहा है, वो किस तरीके से वहाँ की जो कुरीतियाँ हैं उनका शिकार हो रही हैं, आपको उन पर अलग से ध्यान देना होगा। तो ये कुछ मुद्दे थे दोस्तों। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया है, उसी को देखते हुए मैं इस टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूँ। और आपके अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस की देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको आंसर राइटिंग में आ सकता है। जब आप कामकाजी महिलाओं की बात करेंगे तो वहाँ भी आपको अलग अलग तरह की समस्याएं दिखेंगी। उनके साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, समान वेतन नहीं दिया जा रहा है तथा उनकी सुरक्षा की समस्या पैदा हो जाती है। उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जब प्रमोशन की बात आती है तब भी उनके साथ समस्या आती है। जब वह प्रसव में होती है तो पता लगा कि उनकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और अच्छे चैलेंजिंग काम नहीं दिए जाते हैं। जो कामकाजी महिला हैं उनको अलग तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें भी आपको देखना होगा। तो दोस्तों आप अलग अलग आधार की वर्गों को लेकर चलेंगे, क्योंकि उनकी समस्याओं के स्वरूप भी अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि जो धनी वर्ग की महिला है और मध्य वर्ग की महिला है और निम्न वर्ग की महिला है, इनकी भी समस्याएं अलग अलग हैं। कुछ समस्याएं एक जैसी हैं, कुछ समस्याएं अलग अलग हैं। इसको देखने के बाद फिर आप आएंगे सीधे सीधे अधिकारों को लेकर। अधिकारों को फिर आप अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए। उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें क्या अधिकार दिए हैं, उसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप अनुच्छेद भी याद कर लें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, वो एग्जाम्स में आपके आंसर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसके बाद आप कानूनी अधिकार पर आइए कि उनको लेकर के क्या क्या कानून बनाए हैं, जैसे कि दहेज विरोधी कानून, समान वेतन पर कानून, कन्या भ्रूण हत्या कानून है, पिता की संपत्ति में अधिकार का कानून है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है। बहुत सारे ढेरों कानून के चक्कर में मत पड़िए, बहुत लंबी सूची है। जो बहुत इम्पोर्टेंट कानून है जिनका सही में सकारात्मक असर पड़ सकता है या पड़ रहा है, वो कानूनी अधिकार देख लीजिए। कानूनी अधिकार के बाद जब आप देख लीजिए कि इसके लिए क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे पुलिस में इनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, पुलिस में इनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। जैसे किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला पुलिस होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था की गई है और ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। और इसके बाद आप सामाजिक मूल्य पर आ जाइए। जो सोशल वैल्यूज़ हैं, क्या वो सही में सोशल वैल्यूज़ बदल रहे हैं। इसके बाद सीधे सीधे OTT अभी खूब बातें हो रही हैं
OTT आप देख रहे होंगे काफ़ी चर्चा में चल रहा है वेब सीरीज़ को लेकर। आप देखिए कि ओवर द टॉप मतलब जिसमें नेटफ्लिक्स इन सब पर बात हो रही है कि कैसे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अश्लील दृश्य दिखाए जा रहे हैं और डेफिनेटली इनसे महिलाओं की जो गरिमा है वो बाधित हो रही है, उनकी गरिमा गिर रही है। इनको लेकर के सरकार चिंतित है, हमारा समाज भी चिंतित है। अब आप देखते हैं इस पर क्या होता है। तो इस तरीके से आप जब अलग अलग तरीके से देख लेंगे तब जाकर के इस टॉपिक की अच्छी तैयारी होगी। और एक बार आपने थोड़ी सी तैयारी इस पर कर ली तो मानकर चलिए कि मेंस एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए महिलाओं से संबंधित, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से तथ्यपूर्ण उत्तर दे पाएंगे। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तथ्यपूर्ण उत्तर, मैं इसलिए कह रहा हूँ तथ्यपूर्ण उत्तर क्योंकि महिलाओं पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो उस प्रश्न के उत्तर देकर नहीं आता हो, लेकिन आप सामान्य उत्तर देते हैं तो आपको 10 में से 2 नंबर मिलते हैं, जिसका मतलब न मिलना बराबर है, जिसका मतलब मिलना न मिलना बराबर है। लेकिन आप तथ्यपूर्ण उत्तर देते हैं तो आपको 5-6 नंबर मिल जाएंगे, जिसका मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत की हैं जिसके माध्यम से आप महिलाओं से संबंधित जो भी कृतियाँ हैं, जो भी कानून हैं, जो भी विधेयक हैं उनको पढ़ सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंस के लिहाज से मैंने आपको ये टॉपिक की तैयारी के लिए आपको एक रास्ता दिखाया है। तो आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो डेली हम कोई ना कोई जो चर्चा में टॉपिक रहता है उससे संबंधित हम डेली ऑडियो लेक्चर एक लेकर आया करेंगे। डेली हम लेक्चर को कंप्लीट किया करेंगे, एक किसी टॉपिक पर बात किया करेंगे जो कि मेंस के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अगर नहीं आ रहा है तो आप इग्नोर करें। ठीक है, तो थैंक यू।